गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन से रिलेटेड कॉमन एरर की बात करेंगे। ये कॉमन एरर काफी इंपॉर्टेंट कॉमन एरर होंगे जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि ये प्रीपोजिशन से कॉमन एरर रिलेटेड है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कॉमन एरर को देखने से पहले आप प्रीपोजिशन के जो वीडियोस जो इसमें जारी हो चुके हैं इस चैनल पर, आप उन प्रीपोजिशंस को एक बार बढ़िया सा देख ले ताकि आपको ये वीडियो भली भांति पूरी तरह समझ में आ जाए। देखिए, कॉमन एरर तो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो कि अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। सारे टॉपिक से रिलेटेड कॉमन एरर पूछे जाते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है अतः इससे रिलेटेड कॉमन एरर की संख्या बाकी टॉपिक की तुलना में ज्यादा होती है। अगर आर्टिकल से अगर एक कॉमन एरर पूछे जाते हैं मान के चलिए, तो प्रीपोजिशन से एक से ज्यादा 2 या 3 कॉमन एरर पूछे जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रीपोजिशन की कॉमन एरर की बहुत ज्यादा प्रमुखता होती है। तो प्रीपोजिशन के कॉमन एरर आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए हम लोग अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो एट माई अराइवल इन दिल्ली आई वेंट स्ट्रेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। इसका हिंदी क्या हुआ? इसका हिंदी ये हुआ कि मैं दिल्ली आया और सीधे मैं सबसे नजदीक वाले हॉस्पिटल में चला गया। मतलब दिल्ली पहुंचते ही मैं सबसे नजदीक वाले हॉस्पिटल में चला गया। इसका हिंदी ये हुआ। देखिए, यहाँ पर हमें यूजेस सीखना है। अगर कोई क्रिया ए हुआ है, ठीक है ना, कोई क्रिया ए हुआ है और इसके बाद कोई क्रिया तुरंत बी हो जाए, बिना गैप का, बिना समय लगे, कोई क्रिया ए हुआ और क्रिया ए के बाद तुरंत क्रिया बी हुआ, तो ये बात एट से नहीं बनता है, ठीक है ना। ये बात हम बनाते हैं ऑन से। ऑन के यूजेस को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर कोई क्रिया ए हुआ इसके बाद तुरंत कोई क्रिया बी हुआ तो ये बात एट से नहीं बन करके ऑन से बनते हैं। अब पहला क्रिया क्या है? दिल्ली में पहुंचने का। दूसरा क्रिया क्या है? सीधे हॉस्पिटल जाने का। तो ये बात जो होंगे वो एट के बजाय ऑन से बनेंगे। कभी आपने सुना भी होगा, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कॉमन चीज हो गया है, तो उसमें एक चीज आपको देखने को मिलता होगा, पे ऑन डिलीवरी। देखिए, इसमें 2 तरह की क्रिया दिया गया है, ठीक है ना, कि डिलीवरी होते ही आप पे करें। वहां पे ऑन डिलीवरी का क्या मतलब है कि उसने सामान, जो डिलीवरी बॉय है उसने सामान आपको डिलीवरी किया और इसके तुरंत बाद आप पे करें, यानी कि ये क्रिया ए हुआ इसके बाद क्रिया बी हुआ। तो जब कोई क्रिया ए के तुरंत बाद क्रिया बी होती है वो बात ऑन से बनता है एट के बजाय। अतः इसका जो जवाब होगा वो एट के जगह पर ऑन होना चाहिए। हमारा करेक्ट आंसर जो नंबर 1 क्वेश्चन है उसका आंसर ए बनेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कर क्या? द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स थे वो चीफ गेस्ट के आने का इंतजार कर रहे थे। चलिए देखिए, इसमें आपको कुछ चीज समझना होगा। एक वर्ड होता है अवेट और एक वर्ड होता है वेट। दोनों का अर्थ एक ही है, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। अवेट का जो शुद्ध हिंदी होता है वो होता है प्रतीक्षा करना, और वेट का जो आप लोग जैसे जानते हैं इसका हिंदी होता है इंतजार करना। एक ही चीज है ना, शब्द 2 हैं लेकिन चीज एक है। अब इसमें अंतर क्या है? अवेट और वेट में अंतर क्या है? तो देखिए, हम अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अवेट के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, ठीक है। नो प्रीपोजिशन, आप ऐसे समझिए, इसमें हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जबकि अगर हम वेट से सेंटेंस को डील करते हैं तो इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। अब चलिए, सवाल क्या कर रहा है क्या कि द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर। अवेटिंग फॉर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताया हूं, अवेट के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक वाक्य से इसे बेहतर आपको समझा सकता हूं, चलिए आप इस वाक्य को देखिए। क्या कर रहा है कि मैं अपने रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहा हूं, मतलब मैंने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट आना बाकी है, मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं, रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे अवेट से बनाना है, तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा? आई एम अवेट से मुझे बनाना है तो आई एम अवेटिंग, और अवेटिंग के साथ फॉर नहीं, ठीक है ना। मैं सीधा सीधी ये लिखूंगा, आई एम अवेटिंग माई रिजल्ट।
ओके, तो इसका मतलब है कि अवेट के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा बी होगा, वहां पर 4 का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसमें है क्या कि ऑन एवरी संडे, ठीक है ना, वर आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून। देखिए इसमें गलत क्या है, पहले गलत को पहले देखा जाए। इसमें जो सेक्शन ए गलत है उसमें क्या है कि पहले तो इसमें वर नहीं होना चाहिए, इस सेंटेंस में वर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। केवल हमारा वाक्य ये होना चाहिए कि एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून। हमारा शुद्धिकरण लाइन का कैसे होना चाहिए, पहले इसमें वर का जो यूज किया गया वो गलत है, पहले आप ये समझ ले। इसके अलावा आपको बताया गया है, आप पिछले अगर इस वीडियो इस चैनल पर नो प्रीपोजिशन का भी वीडियो अपलोड किया गया है बहुत पहले, ठीक है ना। आप उन वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको बताया गया है कि यदि समय के साथ यदि शब्द लगा हो ऑल, एवरी, होल, नेक्स्ट, लास्ट, ठीक है ना। एक बार फिर से उसको मैं पुनः क्लियर कर देता हूं। यदि कोई टाइम शब्द के साथ, टाइम एक्सप्रेशन, आप ऐसे समझिए, यदि कोई टाइम एक्सप्रेशन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके महत्व को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि कोई टाइम एक्सप्रेशन के साथ कुछ वर्ड्स लगे हो, जैसे एवरी, जैसे कि नेक्स्ट, जैसे लास्ट, ठीक है ना, जैसे और भी कुछ वर्ड्स हैं, अगर ये लगे होते हैं तब इनके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, इसके साथ प्रीपोजिशन का कोई यूज नहीं होगा, हम सीधा सीधी लिखेंगे एवरी संडे लिखेंगे, ठीक है ना, ऑन एवरी संडे नहीं लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बनना चाहिए, 3 का राइट आंसर ए होना चाहिए। इसमें क्या करेक्शन करना है, ऑन को हटा देना है और संडे के बाद जो वर है वो अनावश्यक रूप से लिखा गया है। इसका मतलब है कि हमारा 3 का राइट आंसर ए होगा। करेक्ट वाक्य हम कैसे लिखेंगे, एक बार इसको पुनः देखते हैं। एवरी संडे, ठीक है ना, आई प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, प्रत्येक संडे को मैं आफ्टरनून में क्रिकेट खेलता हूं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। चलिए 4 क्वेश्चन कर है क्या, द पीरियड बिटवीन, ठीक है ना, 1991 टू 1995, ठीक है ना, वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। ये जो 91 से लेकर 95 तक के बीच का जो पीरियड है, ठीक है ना, वो मेरे जीवन के था, वो मेरे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण था। आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, देखिए 2 तरह की बात होती है। एक फ्रॉम है, तो फ्रॉम अपने साथ टू लेता है। अगर हम फ्रॉम, सॉरी देखिए कैसे कैसे रूप चलता है, एक होता है बिटवीन और एक होता है फ्रॉम, ठीक है ना। तो फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग करते हैं और बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग करते हैं। चलिए ये मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक अगर हमको समय रखना है, ठीक है, तो फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग होता है और बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होता है। अगर हमको कहना है कि जैसे कोई क्लास है 4 बजे से 5 बजे तक चलता है, हमको कहना है कि 4 बजे से 5 बजे तक। अब इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम 4 o'clock, चूंकि मैंने फ्रॉम लगाया है तो फ्रॉम के साथ एंड का प्रयोग गलत होगा, तो फ्रॉम 4 o'clock टू 5 o'clock हम ऐसे लिखेंगे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम 4 टू 5, ऐसे भी इनफॉर्मल वे में लिखा जा सकता है। या अगर मैं फ्रॉम यूज ना करूं, हमारे पास दूसरा विकल्प क्या है, बिटवीन, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बिटवीन 4 o'clock, ऐसे लिखेंगे बिटवीन 4 o'clock एंड 2 नहीं, यहाँ पर 2 का जो प्रयोग होगा बिल्कुल गलत होगा, 5 o'clock हम इस प्रकार लिखेंगे। चलिए हम लोग सवाल की ओर आते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि बिटवीन के साथ 2 लगा दिया है, ऑप्शन सेक्शन बी में ना बिटवीन के साथ 2 लगा दिया है। यदि हम 2 को रखना चाहते हैं तो बिटवीन को हटा के फ्रॉम कर दें। एक संशोधन इस कैसे हो सकता है। दूसरा संशोधन कैसे हो सकता है, यदि मैं बिटवीन रखता हूं तो 2 के जगह पर एंड होना चाहिए। तो अगर हमें करना है करेक्शन तो क्या करना चाहिए, 2 के जगह पर एंड का प्रयोग करना चाहिए। अतः हमारा 4 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है ना। 4 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलिए ही वॉक्ड 10 माइल्स बाय फुट, करे क्या कि वो 10 मील पैदल गया। चलिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, देखिए बाय फुट नहीं होता है, पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं, बाय फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है। पैदल के लिए क्या होता है, बाय फुट नहीं होता है। ये बाय फुट वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा। आप ऐसे समझिए, ये समझिए कि कॉमन एरर का एक पेटेंट, इसको आप कह लीजिए पेटेंट, ये एक पेटेंट सवाल है, ठीक है ना। बाय फुट वाला मामला अक्सर आता है। देखिए आप किसी भी साधन से आते जाते हैं, कार, बस, ट्रेन, प्लेन, सबके साथ बाई लगता है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, हम बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, मतलब कि साधन अनेक हैं, ये सबके साथ हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। लेकिन फुट के साथ, यदि फुट वाली बात यदि कहना हो तो फुट वाली बात के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हम ऑन फुट लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हम ऑन फुट लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। बाकी सबके साथ कार, बस, ट्रेन, प्लेन के साथ हम बाई का प्रयोग करेंगे, लेकिन फुट के साथ ऑन का प्रयोग करेंगे। अतः इसका राइट आंसर 5 का राइट आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए 6 को देखा जाए, करेक्ट, सनलाइट इंटर्ड द रूम फ्रॉम ए चिंक इन द कर्टेन, यानी कि पर्दा, कर्टेन का मतलब पर्दा, पर्दा में एक दरार था, चिंक मतलब दरार, ठीक है ना। और सनलाइट उस दरार से होकर गुजरा, ठीक है ना, सनलाइट उस दरार से होकर गुजरा। देखिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जब कोई चीज एक छोर से, थोड़ा ध्यान दिया जाए, दूसरी छोर गुजरता है, एक छोर से दूसरी छोर पर जाता है और वो जगह घिरा हुआ है, जगह बंद है, यदि वो बंद जगह से अथवा घिरे जगह से यदि गुजरता है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कोई चीज पास कर रहा है, ये घिरे जगह से, कोई चीज पास कर रहा है घिरे जगह से अथवा बंद जगह से, ठीक है, कोई चीज पास कर रहा है घिरे जगह से अथवा बंद जगह से, तो वहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। थोड़ा ध्यान से इसको समझा जाए। देखिए थ्रू का प्रयोग कहां होता है, जब कोई चीज घिरे जगह से अथवा बंद जगह से गुजरता है तो हम वहां पर थ्रू का प्रयोग करते हैं। अब दरार से गुजर रहा है, वो पर्दे के दरार से गुजर रहा है, पर्दा के दरार क्या है, जब किरण गुजर रहा है तो वो क्या घिरा हुआ है, पर्दे के दरार से वो गुजर रहा है तो वो घिरे हुए जगह से गुजर रहा है। तो यहाँ पर फ्रॉम के जगह पर क्या प्रयोग होना चाहिए, थ्रू होना चाहिए। तो फ्रॉम ए चिंक के जगह पर थ्रू ए चिंक होना चाहिए। कुछ थ्रू का यूजेज हम लोग वाक्य से समझते हैं, जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, चलिए आप इस वाक्य को देखें, he came through the forest, वो जंगल से होकर आया। कोई व्यक्ति है, जंगल होकर आया, जंगल क्या है, पेड़ों से घिरा हुआ है। तो जब व्यक्ति जब जंगल पार कर रहा था तो किससे घिरा हुआ था, पेड़ों से घिरा हुआ था। तो घिरे हुए जगह से अथवा बंद जगह से जब आप पास करते हैं तब वहां पर फ्रॉम के जगह पर हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। आप इस दूसरे वाक्य को देखें, चलिए क्या कर रहा है कि द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, जो ट्रेन जो था वो किससे पास किया, सुरंग से। सुरंग क्या होता है ना, इस तरह से घिरा हुआ होता है, मतलब जब ट्रेन पास करता है तो अपने आप को घिरा हुआ फील करता है, ठीक है। तो जब आप बंद जगह से अथवा घिरे जगह से जब आप मूव करते हैं तो प्रीपोजिशन हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। इसमें फ्रॉम ए चिंक के जगह पर थ्रू ए चिंक होना चाहिए। आंसर 6 का आंसर क्या बनेगा, 6 का आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए करे क्या, आवर कंट्री डजंट लाइक, ठीक है ना, इन साइंटिस्ट ऑफ क्वालिटी, हमारे देश में गुणवत्ता वाले वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। देखिए आपको नो प्रीपोजिशन में बताया गया था, नो प्रीपोजिशन वाला वीडियो देखिएगा, ये सारा चीज आपको वहां पर डिटेल में बताया गया है। देखिए लैक वर्ब भी है, थोड़ा इसको समझा जाए, और लैक नाउन भी है, लैक दोनों है, लैक वर्ब का भी काम करता है, लैक नाउन का भी काम करता है। जब लैक जब वर्ब की तरह काम करता है तो नो प्रीपोजिशन,
और लैक जब नाउन की तरह काम करता है तो प्रीपोजिशन ऑफ। अब इस वाक्य में डज नॉट, डू डज के बाद क्या आते हैं, आपको एलिमेंट्री पता होना चाहिए कि डू डज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना, और डू डज के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा ना, नाउन थोड़े आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो लैक दिया गया है वो नाउन नहीं है, वो क्या वर्ब है। आज जब ये वर्ब है तो अपने साथ क्या करेगा, नो प्रीपोजिशन लेगा। इसका मतलब है कि जो आपको इन जो बॉक्स सी में दिखाई दे रहा है वह इन नहीं होना चाहिए। हमारा 7 का आंसर जो होगा वो राइट आंसर सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, चलिए, जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम, जैसे मैं रूम में प्रवेश कर रहा था, ठीक है ना, द फैमिली वॉज गोइंग फॉर ए पार्टी, तो जो फैमिली जो था वो पार्टी की तरफ जा रहा था, पार्टी के लिए जा रहा था। देखिए इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बात किया है कि अगर आपको डायरेक्शन दिखलाना है, दिशा दिखलाना है, आप कहीं जाते हैं, ठीक है ना, कहीं पर आप जाते हैं तो जाने वाली दिशा के साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि वो बाजार जा रहा है, हम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, वो बाजार जा रहा है मतलब बाजार की ओर जा रहा है, डायरेक्शन हमको दिखलाना है ना, हम कैसे लिखेंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा है। ओके, चलिए, जब मैं रूम में प्रवेश किया तो ये कहां जा रहे थे, पार्टी में जा रहे थे। अब पार्टी एक डायरेक्शन वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 के जगह पर 2 का प्रयोग होना चाहिए। नंबर इसका 8 का आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है, क्या, आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ, ठीक है ना, 11 स्किल्ड प्लेयर्स, हमारे फुटबॉल टीम में 11 सक्षम कुशल खिलाड़ी हैं। देखिए कंप्राइज के बारे में पहले भी आपको बताया गया था, एक बार पुनः आपको बता देता हूं। कंप्राइज बहुत ही फेमस वर्ड है प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। कंप्राइज का अर्थ होता है बना होना, तो बना होने के लिए 2 वर्ड हमारे पास है, एक है कंप्राइज और एक है कंसिस्ट। थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर हम वाक्य कंसिस्ट से बनाते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ, ठीक है ना, और वाक्य अगर कंप्राइज से बनाते हैं तो नो प्रीपोजिशन। कंप्राइज के साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, अतः इस वाक्य में कंप्राइज के साथ जो ऑफ का प्रयोग किया गया है सेक्शन बी में वो ऑफ नहीं होना चाहिए। 9 का आंसर हमारा बी होगा, वहां कुछ नहीं होना चाहिए, कंप्राइज अकेले रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, करे क्या, ही इंटर्ड इनटू हिज न्यू हाउस लास्ट संडे, पिछले संडे को वो अपने नए घर में प्रवेश किया। आपको बताया गया है, नो प्रीपोजिशन वाला वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है ना। नो प्रीपोजिशन हर परीक्षा में एक तरह से पूछा जाता है। नो प्रीपोजिशन आप ऐसे समझिए ना कि एक पेटेंट टॉपिक है हर परीक्षा के लिए, ठीक है ना। जिसमें कि इंग्लिश पेपर होता है, कॉमन एरर पूछा जाता है, उसमें नो प्रीपोजिशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इंटर क्या है। पहले आप ऐसे समझे, इंटर वर्ब है, जब आप किसी जगह में इंटर करते हैं, जब आप किसी प्लेस में इंटर करते हैं, तब इंटर के साथ हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इंटर के साथ इनटू का जो प्रयोग किया गया ना वो इनटू गलत है। इसका मतलब है कि वहां कुछ नहीं होना चाहिए। 10 का आंसर जो होगा वो बी होगा, इंटर को हटा दिया जाए, 10 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आते हैं नंबर 11 की ओर। नंबर 11 क्या कहता है, द स्वीट्स वेयर शेयर्ड, ठीक है ना, बिटवीन 4 गर्ल्स, माना जो मिठाई को 4 लड़कियों के बीच बांट दिया गया। देखिए ट्रेडिशनल ग्रामर क्या कहता है, हम अभी कंटेम्प्रोरी ग्रामर के बारे में बात नहीं कर रहे। कंटेम्प्रोरी ग्रामर ये कहता है, जो आधुनिक ग्रामर है वो ये कहता है कि शेयर और डिवाइड शब्द के साथ, थोड़ा ध्यान से सुना जाए, शेयर और डिवाइड शब्द के साथ हम एमोंग और बिटवीन दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये आधुनिक ग्रामर है। आधुनिक ग्रामर क्या कहता है कि शब्द शेयर हो अथवा शब्द डिवाइड हो, इसके बाद हम एमोंग और बिटवीन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे संख्या कुछ भी क्यों ना हो, संख्या 2 हो, संख्या 20 हो, इससे कोई लेना देना नहीं। शब्द शेयर और डिवाइड होना चाहिए, वहां पर हम अपनी मर्जी के अनुसार एमोंग और बिटवीन लगा सकते हैं। ऐसा मॉडर्न ग्रामर है, ऐसा आधुनिक ग्रामर है। थोड़ा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पेचीदा चीज है। लेकिन हमारा जो पुराना ग्रामर जो अभी तक चलते आ रहा है, जिसको हम ट्रेडिशनल ग्रामर भी कहते हैं,
वो क्या कहता है कि जब संख्या जब 2 हो तो बिटवीन, आज जब संख्या 2 से ज्यादा हो, ठीक है ना, 2 से ज्यादा संख्या हो तो हम क्या प्रयोग करते हैं, अमोंग, है ना, हम अमोंग का प्रयोग करते हैं। ये कौन सा ग्रामर है, ये हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर है। लेकिन आज भी हमारा जो परीक्षा का जो पैटर्न है ना, वो ट्रेडिशनल ग्रामर को ही मानता है। अंग्रेजी में काफी कुछ बदल चुका है, ठीक है ना। जो कोई भी लैंग्वेज होता है ना, एक डायनेमिक चीज होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है ना। लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होता है, लैंग्वेज परिवर्तनशील होता है। लेकिन आज हमारे देश में जो भी परीक्षा कंडक्ट होती है वो क्या होता है, वो ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करता है। आज भी इसने मॉडर्न ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि हम ज्यादा भी सोचे नहीं, ज्यादा विद्वान बनना कभी कभी घातक साबित होता है। बस यहां पर यही बात लागू होता है इस सवाल के साथ। डिवाइड शेयर जरूर है, वहां पर बिटवीन सही था, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार सही था। मैं क्या बता रहा हूं कि शेयर और डिवाइड के साथ हम बिटवीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, अमोंग का भी कर सकते हैं, संख्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेफ हमें ऑप्शन का चुनाव करना है। तो 4 गर्ल्स होने के कारण संख्या 2 से ज्यादा हो गया ना जी, तो संख्या 2 से ज्यादा हो गया तो क्या यूज करेंगे, अमोंग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम करेंगे 11 का राइट आंसर सी होगा। बिटवीन के जगह पर क्या आना चाहिए, बिटवीन के जगह पर अमोंग आना चाहिए। ओके, तो 11 का राइट आंसर जो होगा हमारा सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 सवाल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है बच्चों। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज है कि ग्रामर में कोई किसी टॉपिक से एरर पूछे या ना पूछे, आप ऐसा समझिए, प्रीपोजिशन से एरर जरूर पूछे जाते हैं। प्रीपोजिशन इतना बड़ा टॉपिक है कि कोई भी परीक्षा इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। ये समझिए कि कॉमन एरर का एक बेताज बादशाह है, इसको आना ही आना है। कॉमन एरर चाहे 5 पूछे या कॉमन एरर 10 पूछे, ठीक है ना, हर परीक्षा में इसके लिए एकदम मतलब लिख दिया गया है कि हम आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते पा रहा करेंगे। अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस, ठीक है ना, आर नॉट ऑफर्ड ऑन एवरी डे। अभी बात हुआ है ना कि कोई टाइम एक्सप्रेशन के साथ यदि एवरी जुड़ा हो, नेक्स्ट जुड़ा हो, ठीक है, लास्ट जुड़ा हो, तो उसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो केवल यहाँ पर एवरीडे होना चाहिए, ऑन एवरीडे नहीं होना चाहिए। 12 का आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, केवल एवरीडे होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। नाउ ही इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम हिज फैमिली, अब वो अपने परिवार से आजाद है। थोड़ा इसको समझा जाए। देखिए एक वर्ड का अगर कैटेगरी बदल दिया जाए, प्रीपोजिशन का सबसे बड़ा नियम क्या है कि अगर किसी वर्ड का कैटेगरी बदल दिया जाए, मतलब वर्ब को नाउन बना दिया जाए, वर्ब को एडजेक्टिव बना दिया जाए, तो प्रीपोजिशन बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं कि अगर वो वर्ब हैं उनका नाउन बनाइए, एडजेक्टिव बनाइए, कुछ भी बनाइए, प्रीपोजिशन नहीं बदलेगा। और बहुत सारे ऐसे भी वर्ड हैं जिनका कैटेगरी बदलने से प्रीपोजिशन बदलता है। चलिए मैं आपको उदाहरण के लिए दिखलाता हूं। देखिए डिपेंड, निर्भर होना। डिपेंड का अर्थ तो क्या होता है, निर्भर होना। तो अगर आप किसी पर डिपेंड करते हैं तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑन। डिपेंड ऑन का अर्थ होता है निर्भर होना। चलिए अब इससे एक वर्ड बना इंडिपेंडेंट। चलिए एक है इंडिपेंडेंस, देखिए नाउन बना रहा हूं, इंडिपेंडेंस नाउन हो गया, तो इसका मतलब स्वतंत्रता, निर्भरता खत्म। तो इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम होगा, ये समझना होगा। इंडिपेंडेंस फ्रॉम होगा, डिपेंड ऑन होगा, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस इसमें कुछ जोड़ करके इसका नाउन बनाया तो फ्रॉम होगा। और इस नाउन का अगर मैं एडजेक्टिव बनाऊंगा इंडिपेंडेंट, अभी एडजेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है ना, इसके साथ प्रीपोजिशन हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। चलिए स्वतंत्र, अब इंडिपेंडेंट का हिंदी क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। जैसे कि अगर कहना है कि मैं अपने परिवार से स्वतंत्र हूं, मैं खुद कमाता हूं, खुद खाता हूं, किसी से कुछ लेता नहीं हूं, इसको मैं कैसे लिखूंगा, आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ माई फैमिली। फ्रॉम नहीं होगा, ये समझना होगा कि इंडिपेंडेंट के साथ प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑफ होना चाहिए। इसका मतलब है कि राइट आंसर क्या होगा, आप देख रहे हैं क्या होगा, राइट आंसर बी होगा। जहां पर आप फ्रॉम देख रहे हैं वहां पर ऑफ होना चाहिए। इसका मतलब है कि 13 का राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए हम लोग 14 नंबर सवाल को देखते हैं। करेंगे द लाइट बल्ब्स ऑफ द हॉल नीड टू बी चेंज। देखिए ऑफ द हॉल नहीं होगा,
हॉल का बॉल कि हॉल में बॉल, हम कैसे कहेंगे? रूम का पंखा चल रहा है कि रूम में पंखा चल रहा है, हमको कैसे कहना चाहिए? तो हमको ऐसे कहना चाहिए कि रूम में पंखा चल रहा है। रूम का पंखा क्या होता है? रूम का तो दीवार होगा, रूम का सीलिंग होगा, उसका इंटीग्रल पार्ट है वो, ठीक है ना। तो हमें कैसे करना चाहिए कि रूम में जो पंखा है वो चल रहा है, रूम में जो बल्ब है उसको चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑफ की जगह पर क्या होना चाहिए? ऑफ द हॉल के जगह पर इन द हॉल होना चाहिए, कि जो हॉल में बल्ब है, हॉल का बल्ब नहीं, हॉल में बल्ब जो है ना उसको चेंज करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि ऑफ की जगह पर इन होना चाहिए। 14 का राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए नंबर 15 में आते हैं। करे क्या? द बिल्डिंग कोलैप्स्ड, जो बिल्डिंग ढह गया, एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे बिल्डिंग ढह गया था। आफ्टरनून में 4 बजे का समय आफ्टरनून होता है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग, ठीक है ना, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा आपको समझना होगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के साथ हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर इसका मतलब है कि एट द आफ्टरनून नहीं होना चाहिए, इन द आफ्टरनून होना चाहिए। तो 15 का आंसर जो होगा वो बी बनेगा। 15 का राइट आंसर हमारा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि द यूनिफॉर्म ऑफ संत मार्टिन्स स्कूल इज ब्लू कलर। हिंदी कैसे निकलेगा कि संत मार्टिन स्कूल का जो यूनिफॉर्म है, जो पोशाक है, वो ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का है, ब्लू कलर नहीं है, ब्लू कलर। ये मेरा शर्ट सफेद कलर है कि सफेद कलर का है? का है, यहाँ पर का होना चाहिए। तो इसको संशोधन करने के लिए हम 2 रास्ते अपना सकते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इस जो ब्लू कलर वाली बात है ना, हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। ऑफ ब्लू कलर हम ये लिखें, या हम केवल ये लिख सकते हैं, और केवल ब्लू लिख सकते हैं, बस इज ब्लू। अब जैसे कि मेरा शर्ट क्या है? सफेद है। हम कैसे लिखेंगे? माई शर्ट इज व्हाइट। एक हम ऐसे लिखेंगे। अगर हम कलर नहीं लिखना चाहते तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माई शर्ट इज व्हाइट, मेरा जो शर्ट है ना वो सफेद है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मेरा शर्ट सफेद कलर है, ऐसे कहेंगे कि मेरा शर्ट सफेद कलर का है, हम ऐसे कहेंगे का है, ठीक है। तो इसको दूसरा तरीका से कैसे लिख सकते हैं? माई शर्ट इज ऑफ व्हाइट कलर। थोड़ा यहाँ पर कॉमन सेंस की जरूरत है। तो या तो हम इसको ब्लू भी लिखकर काम चला सकते हैं, या अगर हम कलर रखना चाहते हैं, ब्लू कलर रखना चाहते हैं, तो हम उसके साथ ऑफ लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहे ऑफ लगाएं चाहे कलर हटा दें, हम संशोधन किस बॉक्स में कर रहे हैं? सी में। अतः हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। 16 का राइट आंसर सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखते हैं। चलिए 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कर कि एक्सेप्ट फॉर योर हेल्प, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तुम्हारे हेल्प के बिना, तुम्हारे हेल्प के बगैर मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे हेल्प के बिना मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाता। देखिए एक्सेप्ट फॉर के जगह पर होना चाहिए ना बट फॉर। बट फॉर बहुत टॉप क्लास का ये समझिए कि ये एक फ्रेज है बट फॉर। बट फॉर का मतलब होता है कि यदि यह नहीं रहा होता। देखिए बट फॉर का 2 मतलब है। एक इसका मतलब है के बिना, एक इसका मतलब है के बिना, ठीक है ना। और एक इसका मतलब है, इसी से डिराइव किया गया है, यदि यह नहीं रहा होता। चलिए तो के बिना अगर कहना है तो एक्सेप्ट फॉर नहीं बट फॉर, ठीक है ना। एक्सेप्ट का मतलब होता है माइनस, बट फॉर का मतलब होता है के बिना या यदि यह नहीं रहा होता। जैसे कि देखिए चलिए किसी खिलाड़ी के लिए कहा गया है, यदि चोट नहीं रहा होता,
यदि उस खिलाड़ी को चोट नहीं रहा होता, चोट नहीं लगा होता, एक ही चीज है, चोट नहीं रहा होता, चोट नहीं लगा होता, एक ही चीज है। अब हिंदी पर हम आकर के यहाँ पर विवाद नहीं करना चाहते हैं, आप जो मानना है आप मानिए, वो आपकी मर्जी है। करे यदि चोट नहीं लगा होता तो वो फाइनल खेला होता, कोई खिलाड़ी के बारे में कहा गया है। चलिए इतना पहले भाग हम बनाते हैं, ठीक है ना। इतना भाग का अंग्रेजी कैसे बनेगा, है ना, बट फोर कैसे लिखेंगे, बट फोर इंजरी, चोट के लिए क्या लिखेंगे, बट फोर इंजरी। यदि चोट नहीं रहा होता, यदि यह नहीं रहा होता, क्या यह के जगह पर चोट है, तो बट फॉर इंजरी, चलिए वो फाइनल खेला होता, ही वुड हैव प्लेड द फाइनल, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ही वुड हैव प्लेड द फाइनल। तो कह रहा है क्या कि तुम्हारे हेल्प के बिना मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाता, के बिना का अर्थ कहना है, ओके। अब यहाँ के बिना के लिए एक्सेप्ट फॉर नहीं होता, बट फॉर होता है। इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर ए होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर के जगह पर बट फॉर। चलिए 18 नंबर देखते हैं, 18 नंबर की क्या बात है। चलिए 18 नंबर का था, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मैं मिठाई का शौकीन हूं। देखिए शौकीन के लिए ना फॉन्ड ऑफ ये स्पेलिंग होना चाहिए, ओ डबल एफ नहीं, सिंगल एफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब है कि शौकीन, अगर आप किसी के शौकीन है तो आप उसके फॉन्ड ऑफ है। ये कह रहा है कि ये क्या प्रश्न क्या कर रहा है, मैं मिठाई का शौकीन हूं, वहां पर ओ डबल एफ के जगह पर सिंगल एफ होना चाहिए। अरे बहुत आसान है। देखिए हम लोगों को एक, हम लोग जिस माहौल में रहते हैं ना, वहां पर कॉमन एरर को नहीं कहा हुआ बना दिया जाता है। अरे कॉमन एरर है, कॉमन एरर आ रहा है, दिन भर हम लोग उसी में लगे रहते हैं, उसी कुछ खास क्वेश्चन के लिए हम लोग दिन भर लगे रहते हैं, और अंग्रेजी का सारा बाकी जो सारा चीज है ना उसको ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण वो कमजोर हो जाता है। केवल ग्रामर मत देखिए, चीजों को ना प्रैक्टिकली सोचिए आप, तो ये चीज आपके लिए आसान हो जाएंगे। कॉमन एरर वास्तव में कॉमन होते हैं, कभी कठिन कोई कॉमन एरर दिया ही नहीं जाता है, ठीक है ना। कॉमन एरर ऐसा दिया जाता है कि उसको कोई भी एक औसतन जानकार भी उसको बना ले। हाँ आई सेटिंग चाहिए, कॉमन एरर पकड़ने के लिए ना आंखों का नजर तेज होना चाहिए, मतलब आंख से क्वेश्चन पकड़ा जाए, ज्ञान से ज्यादा आंख की जरूरत है। और आंख कैसे प्राप्त होगा, तो प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिस करते करते आपका आई सेटिंग होने लगेगा, क्वेश्चन को ना आप पकड़ना शुरू कर दीजिएगा। आपको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो बहुत ही आसान ये सवाल पूछे, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ में ऐसा कोई ऑफ नहीं होता है, हमारा राइट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। 18 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। चलिए वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज एंड द ग्रास वॉज वेट, क्या करा है, पेड़ से पानी चू रहा था और ग्रास जो था ना वो भींगा हुआ था। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस वीडियो सेशन का सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात, देखिए पानी चू रहा था, पेड़ से पानी चू रहा था, ड्रिप टपक रहा था। देखिए जब कोई चीज अलग होता है ना किसी चीज से, सेपरेशन होता है, सेपरेशन को, जैसे पेड़ है, पत्ती है, उससे पानी गिर रहा है, यानी कि पानी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अलगाव को दिखलाने के लिए हम ये ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, अलगाव दिखलाने के लिए हम इस ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर आपको अलगाव दिखलाना है कि कोई चीज कहीं से गिर गया, जैसे वो सीढ़ी से गिर गया, सीढ़ी से अलग हो गया, वो छत से गिर गया, छत से अलग हो गया, वो पेड़ से गिरा, पेड़ से अलग हो गया। तो जब आपको अलगाव दिखलाना है तो ओ डबल एफ, अच्छा है फ्रॉम, अच्छा है फ्रॉम, हम दो तरीके से अलगाव दिखलाते हैं, ऑफ से अथवा फ्रॉम से। अलगाव दिखलाने के लिए ओ डबल एफ। अच्छा आप इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, चलिए एक बहुत ही आसान सा सवाल दिखने में लगता है, वो प्लेट में भात खाता है, मतलब खाने का सामान उसका क्या प्लेट है, सॉरी खाने का बर्तन क्या प्लेट है, और चावल उसमें से खाता है वो, ठीक है ना। वो प्लेट में भात खाता है, आप इसको कैसे बनाएंगे, अब तो आपका दिमाग में देख रहा है, में का मतलब इन हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे लिखेंगे, ही ईट्स राइस इन प्लेट, थोड़ा ध्यान दिया जाए, वो प्लेट में भात खाता है, ये हमारा गलत है, ये बात है ना हमारा 100% गलत है, इनका प्रयोग नहीं होगा। वहां पर प्लेट से ना भात को क्या किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है। जब आप प्लेट में भात खाते हैं तो प्लेट से क्या करते हैं, भात को अलग करते हैं, मतलब उठा लेते हैं, वो भात अलग हो जाता है प्लेट से। अलगाव बताने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इन नहीं,
ऑफ नहीं, डबल एफ या फ्रॉम। हम कैसे लिखेंगे, यहां पर इन के जगह पर क्या होना चाहिए, ऑफ। करेक्ट लाइन बनेगा ईट्स राइस ऑफ प्लेट। चलिए, तो इसका मतलब है कि वहां ओ डबल एफ, ओ एफ के जगह पर ओ डबल एफ होना चाहिए। 19 का राइट आंसर होगा बी। चलिए हम लोग 20 नंबर की ओर देखते हैं। करेक्ट, दे डिड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया। दैट वाज डाउन द डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस, जो कि प्रिंसेस के गरिमा के नीचे था। देखिए यहां पर डाउन की जगह पर ना बिलो होना चाहिए। इस प्रश्न में ना डाउन की जगह पर बिलो होना चाहिए जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। देखिए यहां मैं आपको समझा देता हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब हमको नीचे दिखलाना है, गरिमा के नीचे, इज्जत के नीचे, ठीक है ना, तो इसके लिए ना हम डाउन के जगह पर बिलो का इस्तेमाल करते हैं। बिलो द डिग्निटी होता है, बिलो द ऑनर होता है, सम्मान के नीचे, गरिमा के नीचे, इज्जत के नीचे। तो नीचे का अंग्रेजी हमारे पास दो हैं, डाउन और बिलो। जब बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन की होगी, अब गरिमा कौन सा नाउन है, गरिमा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें नीचे के लिए हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। अतः हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस के जगह पर डाउन द डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस के जगह पर, डाउन की जगह पर क्या होना चाहिए, बिलो होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब है कि हमारा 20 का राइट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं। करे क्या, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन द फ्यूचर। देखिए पिछले वीडियोस में आपको बताया गया था, लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसा वर्ड है, ठीक है ना, जिसके बाद हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहां पर बिफोर टू मीट के जगह पर क्या होना चाहिए, लुक फॉरवर्ड टू के बाद मीटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जीरंड वाले वीडियो को देखेंगे, आप जीरंड वाले प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, उसमें एक जीरंड का एक वीडियो मिलेगा आपको, उसमें कुछ आपको कंडीशन बताया गया है कि कब कब हम टू के साथ हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। आप प्ले लिस्ट से जीरंड निकाल लीजिए, जीरंड को एक बार देख लीजिए भली भांति, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है उसमें कि टू के बाद कब कब बिफोर का प्रयोग होगा, उसमें सारा बात समझाया गया है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद मीटिंग होना चाहिए यहां पर, यानी कि हमारा 21 का राइट आंसर बी होना चाहिए। जहां पर आप मीट देखते हैं वहां पर मीटिंग होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट, ही डिड नॉट सक्सीड टू गेट द जॉब है ना, दो ही ट्राइड हिज बेस्ट। वो जॉब पाने में सफल नहीं हुआ, हालांकि उसने अपना सबसे अच्छा कोशिश किया था। देखिए सक्सीड का स्ट्रक्चर क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। सक्सीड के बाद होता है इन, और इसके बाद वर्ब का चौथा रूप होता है। सक्सीड के बाद टू कभी नहीं लगता है, थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। सक्सीड के बाद है ना 2 + V1 कभी नहीं होता है, ये कभी होता ही नहीं है। तो सक्सीड के बाद इन होना चाहिए और इसके बाद वर्ब का चौथा रूप होना चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन को देखिए, ही डिड नॉट सक्सीड, तो टू गेट के जगह पर क्या होना चाहिए, वो बॉक्स कैसे सुधार होगा, बी कैसे सुधार होगा। हम क्या करेंगे, टू के जगह पर इन करेंगे, टू वहां पर कैंसिल हो जाएगा, टू के जगह पर इन होगा और इनके बाद बिफोर होना चाहिए, यानी कि जो गेट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होना चाहिए, गेटिंग होना चाहिए। इसका मतलब है कि 22 का राइट आंसर हमारा बी होगा। 22 का राइट आंसर जो होगा ना वो बी होगा। आइएगा 23 की ओर देखते हैं। 23 सवाल क्या कहता है, चलिए, ही फॉर्मली बिलीव्स ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिलीव के साथ ऑन नहीं, बिलीव के साथ इन लगता है, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज में विश्वास करते हैं, मानते हैं कि ये चीज होना चाहिए, तो बिलीव के साथ ऑन नहीं, बिलीव के साथ इन, ठीक है ना। जैसे आप ये वाक्य देखें, हिंदूज बिलीव, माना हिंदू विश्वास करते हैं, है ना, बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि जो हिंदू है वो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं। तो चीज ऐसा होता है, चीज ऐसा होना चाहिए। अगर हमको ये कहना है तो बिलीव के साथ प्रीपोजिशन इन होगा। इसका मतलब है कि ऑन के जगह पर इन होना चाहिए। 23 का राइट आंसर हमारा ए बनेगा। 23 का राइट आंसर हमारा ए बनेगा। चलिए 24 देखा जाए। करेक्ट, कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू दिस स्कैंडल। एक कमिटी का गठन, एक कमीशन का गठन किया गया है स्कैंडल की जांच करने के लिए। आपको मैं बता दूं कि इन्वेस्टिगेट से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। इन्वेस्टिगेट वर्ब है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। इन्वेस्टिगेट जो है ना ये वर्ब है और इन्वेस्टिगेट के साथ नो प्रीपोजिशन, इस पर रट्टा मार लीजिए समझ में नहीं आता है तो। हाँ, इसका जब नाउन हो जाएगा ना इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा सा ये ध्यान दिया जाए, इसका नाउन क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन। तो जब इन्वेस्टिगेशन का जब प्रयोग करेंगे
तब इन्वेस्टिगेशन के साथ इनटू का यूज होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का जो यूज है वो नहीं होना चाहिए। ओके, नो प्रीपोजिशन वाले वीडियो में इस बात को डिटेल से समझाया गया है, और तो आप नो प्रीपोजिशन की वीडियो को आप एक बार जरूर देख ले। चलिए, तो 24 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेट के बाद जो आपको इनटू दिखाई देता है वो इनटू नहीं होना चाहिए। 24 का राइट आंसर सी होगा। चलिए हम लोग 25 की ओर देखते हैं। वाटर करे कि वाट आर देयर रीजंस टू से इट, ठीक है ना, उनके ये बात कहने का क्या कारण है? देखिए, कारण के लिए दो वर्ड, कारण के लिए दो वर्ड, ठीक है ना, पहले आप इसको समझिए। कारण के लिए दो वर्ड है, एक रीजन होता है, कारण के लिए दो वर्ड, एक रीजन होता है और एक कॉज होता है। दोनों का मतलब कारण है। दोनों के बीच अंतर क्या है? दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है, रीजन के साथ फोर लगाते हैं और कॉज के साथ ऑफ लगाते हैं। पहले कारण समझ लीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? दोनों का हिंदी कारण है, दोनों का हिंदी एक ही है, लेकिन अंतर क्या है? प्रीपोजिशन का अंतर है। रीजन का अगर हम प्रयोग करके अगर वाक्य बनाते हैं तो रीजन फोर, कॉज के साथ प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं तो कॉज ऑफ। इसका मतलब है कि यहाँ पर रीजन के साथ टू से के जगह पर फोर होना चाहिए, और फोर क्या होगा? फोर के बाद तो वर्ब भी फोर होगा ना, तो से के जगह पर क्या हो जाएगा? सेइंग हो जाएगा। तो हमारा पूरा लाइन कैसे बनेगा? व्हाट आर द रीजंस फॉर सेइंग इट। तो चलिए, हमारा जो राइट आंसर है 25 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा फिर 26 सवाल क्या कर रहा है? देयर इज नो पॉइंट टू गो टू द स्टेशन नाउ। अब स्टेशन पर जाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपको बताया गया था कि देयर इज नो पॉइंट के बाद वर्ब का चौथा रूप होना चाहिए। तीन वर्ड आपको दिया गया था, तीन एक्सप्रेशन दिया गया था, सॉरी, ठीक है ना, तीन एक्सप्रेशन आपको जीरंड वाले सेक्शन में दिया गया है। आप एक बार जीरंड वाले वीडियो को देख करके ये बात समझ सकते हैं कि देयर इज नो पॉइंट इन, थोड़ा ध्यान दिया जाए, देयर इज नो पॉइंट इन, इट इज नो यूज। एक बार इसको एक बार यहीं पर मैं आपको दिखला देता हूं, इट इज नो गुड। ये तीन जो है ना, ये फिक्स एक्सप्रेशन है, जिसके बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए? बी फोर। चलिए, तो देयर इज नो पॉइंट, जहां टू गो है वहां पर क्या होना चाहिए? इन होगा, और गो किस में बदल जाएगा? गोइंग में। गो किस में बदल जाएगा? गोइंग में। यानी कि जो भी हम सुधार कर रहे हैं बॉक्स बी में कर रहे हैं। 26 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 27 में हम लोग आते हैं। करेगा रामा हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। देखिए, टेस्ट का मतलब यहाँ पसंद, यहाँ टेस्ट का मतलब स्वाद नहीं है, टेस्ट का मतलब पसंद। यानी कि रामा को क्लासिकल म्यूजिक में कोई रुचि नहीं है, कोई पसंद नहीं है। टेस्ट के साथ प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, टेस्ट के बाद हम फोर का प्रयोग करते हैं, और तो वहां इन क्लासिकल म्यूजिक के जगह पर फोर क्लासिकल म्यूजिक होना चाहिए। 27 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए, इसके बाद हम आते हैं, करे क्या? ही लुक्ड लाइक ए लायन, वो एक शेर की तरह दिखा। डिप्राइव्ड इन इट्स प्रे, और लगता था कि उसको खुराक नहीं मिला, उसको शिकार नहीं मिला है। शेर की तरह था, अब भूखा था, उसको उसका शिकार नहीं मिला है। देखिए, आपको बताया गया है ना, कि डिप्राइव के साथ, डिप्राइव्ड के साथ, देखिए वंचित के जितने भी अंग्रेजी है, एक डिप्राइव्ड, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, एक डिवॉइड, एक बेरेफ्ट। अब इससे अच्छा तो मैं नहीं बता सकता हूं। देखिए, ये वंचित के लिए ना तीन सुपर क्लास के वर्ड हैं, इसको आप ऑर्डिनरी नहीं समझिए, सुपर क्लास के वर्ड हैं, ठीक है ना, और इनके साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है? ऑफ। ये तीनों का हिंदी क्या है? वंचित। ये तीनों का हिंदी है वंचित। तो देख रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर में जो डिप्राइव इन लिखा है वो डिप्राइव ऑफ होना चाहिए। हम सुधार कहां कर रहे हैं? बी में कर रहे हैं। 28 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। 28 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं, 29 की ओर आते हैं। आई एम सीनियर देन हिम बाय 2 years, मैं उससे 2 साल का बड़ा हूं, सीनियर हूं, ठीक है ना। सीनियर 2 होता है। देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। सीनियर जूनियर वाले ना, ये वर्ड बार बार पूछे जाते हैं, एक दो बार नहीं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, इस चीज को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होने वाला है। चलिए देखा जाए, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर,
और प्रायर, ठीक है ना। देखिए ये 5 वर्ड हैं, ठीक है ना। ओआर वाले ये 5 वर्ड हैं, आप थोड़ा सा देख लें। सीनियर श्रेष्ठ बड़ा, जूनियर छोटा, इंफीरियर मतलब होता है तुच्छ निम्न, निम्न चीज को ना इंफीरियर कहते हैं, सुपीरियर का मतलब श्रेष्ठ, ठीक है। और प्रायर इसका उच्चारण करेंगे प्रायर, प्रायर मतलब होता है पूर्व। ये जो 5 ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन टू और टू देते हैं, दैन नहीं, इनके साथ अक्सर दैन पूछा जाता है, जो कि गलत और गलत है। तो चलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, सीनियर के साथ टू होना चाहिए। यहाँ पर 29 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। 29 का राइट आंसर बी होगा। 30 सवाल को देखते हैं। कह रहे क्या, ही इज गुड इन मैथ, ठीक है ना, बट हिज फ्रेंड इज नॉट। वो मैथ में अच्छा है लेकिन उसका दोस्त नहीं है। यहाँ गुड के साथ ऐड होना चाहिए। देखिए अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं अथवा आप किसी चीज में खराब हैं तो उसके साथ नॉर्मली प्रीपोजिशन हम ऐड का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही टॉप क्लास का ये चीज है कि अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो गुड है तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऐड लगेगा। गुड के साथ हम ऐड का प्रयोग करेंगे। अतः यहाँ पर जो गुड के साथ इन दिया है वो गलत और गलत है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 30 का राइट आंसर बी होना चाहिए। तो बच्चों आज का ये सीरीज हमारा कंप्लीट हुआ। 30 क्वेश्चन का ये जो सुपर कॉमनर्स थे यहां पर समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है, आप इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि मुझे और अच्छा करने के लिए एक गाइडेंस मिले, ठीक है। आप इस चैनल से जुड़े रहें, इसमें अभी बहुत सारे प्रीपोजिशन के प्रैक्टिस सेशन आने वाले बाकी हैं, ठीक है, जो कि जल्दी ही आएंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।